ये है हमारा मेन कैरेक्टर टकारू ओयामा, जिसकी लाइफ का गोल बस एक ही है, हॉट लड़कियों को देखकर टाइम पास करना। उसे बस यही चाहिए कि वो स्कूल में बैठकर क्यूट लड़कियों को देखता रहे और अपनी दुनिया में खोया रहे। इसी महान प्लान की वजह से वो तुरंत तेनबी एकेडमी में एडमिशन ले लेता है, जैसे ही वहाँ लड़कों को आने की इजाजत मिलती है, क्योंकि इस एकेडमी में पहले सिर्फ लड़कियां ही होती थी। लेकिन असलियत ये है कि ये बंदा ना तो इतना खास है, ना ही उतना कूल जितना वो खुद को समझता है। ये बस सीधा साधा एवरेज लड़का है जो अपनी ही कहानी में बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा लगता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, हारुको, जो तेजी से सड़क पर भाग रही होती है। उसके हर कदम में एक्साइटमेंट भरी होती है, क्योंकि आज वो अपने बचपन के दोस्त टकारू ओयामा से सालों बाद मिलने वाली है। चलते चलते उसे पुराने दिन याद आते हैं, जब दोनों रोज एक ही डोजो में साथ ट्रेनिंग करते थे। वो सोचती है कि टकारू अब कितना बदल गया होगा, शायद लंबा हो गया होगा, स्मार्ट हो गया होगा और शायद टॉप स्टूडेंट भी बन गया होगा। आखिरकार हारुको उसके घर पहुंचती है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है तो वो अंदर चली जाती है और उसका नाम पुकारती है। तभी अचानक टकारू आधे कपड़ों में सामने आ जाता है और उसे बाहर रुकने के लिए कहता है, लेकिन हारुको उसकी बात नहीं मानती और अंदर चली जाती है। घबराहट में टकारू कुछ डिब्बों से टकरा जाता है जो हारुको की तरफ गिरने लगते हैं। उसे बचाने के लिए वो तुरंत आगे कूदता है, लेकिन गलती से उसका हाथ हारुको के सीने पर लग जाता है। बस फिर क्या था, हारुको गुस्से से लाल हो जाती है और उसे डांट देती है कि आधे नंगे खड़े हो जैसे कोई बेवकूफ। थोड़ा शांत होने के बाद वो उसे उठाती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो अभी भी वही पुराना गूफी लड़का है। इसके बाद दोनों साथ में तेनबी एकेडमी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में हारुको उससे पूछती है कि उसने ये स्कूल क्यों चुना। टकारू सीधा जवाब देता है, क्योंकि ये पहले गर्ल्स स्कूल था और अब कोएड हो गया है, तो यहाँ बहुत सारी क्यूट लड़कियां होंगी। ये सुनकर हारुको बस साय करती है और उसे इडियट बोल देती है। जब वो स्कूल पहुँचते हैं, हारुको उसे समझाती है कि ये कोई आम स्कूल नहीं है, यहाँ मार्शल आर्ट्स, फाइट्स और स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे मैकिन फेस्टिवल। लेकिन टकारू तो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और लड़कियों के साथ डांस करने के सपने देखने लगता है। हारुको उसे फिर से डांट देती है। थोड़ी देर बाद हारुको स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग के लिए चली जाती है और टकारू जिम की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे दो स्टूडेंट्स गोकिन किनुआ और इत्सुजुकी शियात्सु एक टेडी बियर के लिए लड़ते हुए दिखते हैं। पास में एक शांत लड़की हिमेगामी पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही होती है अपने स्पिरिट कागाजुची के साथ। अचानक लड़ाई में एक तलवार हवा में उड़ती है और हिमेगामी को नीचे गिरा देती है। वो सीधे टकारू के ऊपर गिरती है और गलती से दोनों के होठ टच हो जाते हैं। बाद में सेरेमनी में प्रिंसिपल मिनोरी कुछ लेजेंडरी पावर्स के बारे में बताती है। अचानक हिमेगामी टकारू को चैलेंज कर देती है। लड़ाई जल्दी ही खतरनाक हो जाती है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस लड़की आकर उसे रोक देती है। जब टकारू होश में आता है, वो लड़की उसकी बाहों में होती है और खुशी से अपना परिचय देती है। मैं इनाहो कुशिया हूँ, तुम्हारी फियांसे। इसके बाद तो केओस और बढ़ जाता है। इनाहो और हिमेगामी दोनों उसके कमरे में रहने आ जाती है और हारुको भी वहाँ आकर सबको संभालने लगती है। अगली सुबह टकारू नींद में ही उठता है और बिना सोचे समझे बाथरूम का दरवाजा खोल देता है और जम जाता है। अंदर हिमेगामी खड़ी होती है, जो अभी अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। बेवकूफ टकारू मुंह से बोल देता है, काले हैं। बस फिर क्या, हिमेगामी शर्म और गुस्से से लाल हो जाती है, उसे फिल्दी परवर्ट बोलती है और बिजली के झटके से उड़ा देती है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर टकारू अपनी आंखें पकड़कर बैठा होता है, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। हारुको उसकी हालत को इग्नोर करते हुए कहती है, जल्दी खा लो नहीं तो लेट हो जाओगे। जैसे ही वो खाना शुरू करता है, उसे खाना बहुत पसंद आता है और हारुको के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है गर्व के साथ। हिमेगामी थोड़ा झुक कर कहती है कि खाना बहुत अच्छा है और पूछती है क्या हारुको ने ये खास उसके लिए बनाया है। ये सुनकर हारुको जोर से शर्माती है और तुरंत मना करने लगती है। तभी सब घड़ी देखते हैं और घबरा जाते हैं, अरे हम लेट हो रहे हैं। सारी लड़कियां तुरंत स्कूल की तरफ भागती हैं और टकारू पीछे पीछे ऐसे आता है जैसे कोई खोया हुआ पिल्ला। तभी हिमेगामी कागाजुची को बुलाती है और उसकी मदद से टकारू को इतना ऊपर उछाल देती है कि वो सीधे गेट पार कर लेता है। लैंडिंग थोड़ी ऑकवर्ड होती है, लेकिन वो सेफ रहता है। क्लास में टकारू और इनाहो साथ में अंदर आते हैं और पूरा क्लास उन्हें ऐसे देखता है जैसे कोई डेली सोप चल रहा हो। उनकी होमरूम टीचर टोमिका अमाटो अनाउंस करती है कि आज फिजिकल चेकअप होगा। सबसे पहले लड़कियों की बारी आती है और तभी टकारू और को युई के दिमाग में शरारत चल पड़ती। दोनों पेट दर्द का बहाना बनाकर इन्फर्मरी के पीछे स्नीक करने की प्लानिंग करते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल बेवकूफ मंकीज की तरह। लेकिन कर्मा ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। उन्हें अचानक एहसास होता है कि हिमेगामी ठीक उनके ऊपर खड़ी है, हल्की सी मुस्कान के साथ, और अगले ही पल वो दोनों के चेहरे पर इतनी जोर से किक मारती है कि दोनों डर के मारे भागते हुए वापस अपने कमरों में पहुंच जाते हैं। कागाजुची को लगता है कि हिमेगामी अभी भी टकारू से नफरत करती है, लेकिन हिमेगामी मानती है कि उसके फीलिंग्स धीरे धीरे बदल रहे हैं। बाद में लड़कों की बारी आती है चेकअप और सब एकदम स्टन रह जाते हैं सुंदर नर्स आकी निजोई को देखकर। जब टकारू की बारी आती है तो मशीन कारेम्बो उसे स्कैन करती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी मैकेन डिटेक्ट नहीं होता। ये सुनते ही हारुको तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ भागती है और मशीन के इन्वेंटर जुन तगाएशी भी हैरान रह जाते हैं। पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मिनोरी समझाती है कि मैकेन सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक शील्ड भी है, एक टूल भी है जो लड़ाई और स्कूल लाइफ दोनों में काम आता है। इसके बिना स्टूडेंट लगभग हेल्पलेस हो जाता है। बाद में जुन और मिनोरी ये भी नोटिस करते
करते हैं कि टकारू अपने दिवंगत पिता की तरह दिखता है जो खुद एक टीचर थे। साथ ही वो इनाहो के पावरफुल मैकिन कामोडो के बारे में बात करते हैं। इसके बाद टकारू हारुको से कहता है कि वो उसे स्कूल घुमा दे ताकि वो और इनाहो कोई क्लब चुन सके। हारुको मान जाती है। स्कूल में वो अलग अलग क्लब्स देखते हैं, कुछ कूल, कुछ बिल्कुल ओवर द टॉप, लेकिन सबको शौक तब लगता है जब टकारू पिनअप गर्ल फोटो क्लब चुन लेता है और इनाहो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। हारुको तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है और उन्हें केनबू क्लब ज्वाइन करने का सुझाव देती है। वो बताती है कि ये स्कूल का पब्लिक ऑर्डर टीम है और वो खुद इसकी प्रेसिडेंट, जबकि हिमेगामी भी इसका हिस्सा है। टकारू ये सब सुनकर थोड़ा नर्वस फील करता है, ओवरवेल्म्ड फील करता है और कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगली सुबह मुसीबत फिर से टकारू को ढूंढ लेती है। हारुको अपनी मॉर्निंग जॉग खत्म करती है, फ्रेश फील करते हुए घर लौटती है और नहाने के लिए तैयार होती है। उसे याद आता है कि टकारू ने प्रॉमिस किया था कि वो क्लब के बारे में सोचकर उसे बताएगा, तो वो सीधे बाथरूम में चली जाती है। उधर टकारू पास ही खड़ा दांत साफ कर रहा होता है बिना ध्यान दिए। अचानक हारुको शैम्पू लेने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलती है और टकारू उसे पूरी तरह देख लेता है। बस फिर क्या था, हारुको का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाती है कि उसने उसे कितनी बार कहा है बाथरूम के पास संभल कर रहा करे, और गुस्से में शैम्पू की बोतल उसके मुंह पर दे मारती है ताकि वो कभी न भूले। बाद में गिल्ट फील करते हुए टकारू स्कूल में हारुको से सिक्योरिटी कमेटी के बारे में पूछता है। हारुको सीरियस होकर समझाती है कि तेनबी एकेडमी की लीडरशिप दो हिस्सों में बटी, एक है सिक्योरिटी कमेटी और दूसरी है मैजिक एनफोर्सर कमेटी, जिसे मेडिस शिकेबू कहा जाता है। सिक्योरिटी कमेटी का काम होता है ये सुनिश्चित करना कि स्टूडेंट्स के बीच होने वाले ड्यूल्स फेयर, क्लीन और सेफ रहे और जो भी मुसीबत में हो उसकी रक्षा करना। टकारू अभी ये सब समझ ही रहा होता है, तभी एक लड़का झाड़ियों से कूदकर बाहर आता है और कहता है कि उसने सब सुन लिया है। ये है को यूई, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो बड़े कॉन्फिडेंस से हारुको से अपना परिचय देता है। टकारू के दिमाग में तुरंत फ्लैशबैक आता है। यही वही बेवकूफ है जो हेल्थ चेकअप के समय लड़कियों को झांकने की कोशिश कर रहा था। सबसे बुरा सोचते हुए टकारू हारुको को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ठोकर खाकर खुद उसी पर गिर जाता है और सिचुएशन और ऑकवर्ड बना देता है। कुछ ही देर बाद एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसकी का सामना होता है काई कुरागासा से, एक फर्स्ट ईयर लड़का जो घमंड से कहता है कि अगर वो जीत गया तो इसकी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। इसकी गुस्से में उस पर अटैक करती है जोरदार पंचेस के साथ, लेकिन काई का मैकिन फुल मेटल उसके शरीर को लोहे जैसा सख्त बना देता है। वो लगातार अटैक करता रहता है और धीरे धीरे इसकी को एक मुश्किल हालत में धकेल देता है। टकारू ये सब देख रहा होता है, उसका खून खौल रहा होता है। जब लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो खुद को छुड़ाकर सीधे लड़ाई में कूद पड़ता है और सही टाइम पर काई के अगले अटैक को रोक देता है। लेकिन अगले पल काई उसे ऐसे उछाल देता है जैसे कोई रैग डॉल हो। इसी मौके का फायदा उठाकर इसूकी उसके बिना गार्ड वाले मुंह पर जोरदार पंच मारती है और काई वहीं ढेर हो जाता है। हारुको टकारू को उसकी बेवकूफी के लिए डांटती है, लेकिन टकारू कहता है कि वो अब भी फेयर फाइट में यकीन रखता है। हारुको उसे बताती है यही तो केनबू क्लब का काम है। ये सुनकर टकारू डिसाइड करता है कि वो केनबू क्लब ज्वाइन करेगा और पहली बार उसे थोड़ा रिस्पेक्ट मिलने लगता है। दूसरी तरफ हिमेगामी के दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है। जब टकारू ने काई का अटैक रोका, उसकी ताकत उसे बहुत जानी पहचानी लगी। जल्द ही टकारू और इनाहो के साथ साथ कांगो भी केनबू क्लब ज्वाइन कर लेता है। नए मेंबर्स का स्वागत करने के लिए क्लब एक बड़ी पार्टी रखता है स्कूल के हॉट स्प्रिंग पर। यहाँ केनबू क्लब, स्टूडेंट काउंसिल और मेडिस शिकिबू के मेंबर्स भी आते हैं, ज्यादातर लड़कियां। ये सब मिलकर एक पावरफुल ग्रुप बनाते हैं मकेन केनकी कीको, जिसे शॉर्ट में माकी कहा जाता है। पार्टी के बाद असली मेहनत शुरू होती है। टकारू, इनाहो और कांगो को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है ताकि वो अपने मकेन को जल्दी और बेहतर कंट्रोल करना सीख सके। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यूरन तकाकी और ट्रेजरर यूका अमाटो उन्हें ट्रेन करते हैं। फिर आती है हिमेगामी की ट्रेनिंग और ये तो सोच से भी ज्यादा टफ होती है। बेचारा टकारू दिन के अंत तक उसका पूरा शरीर दर्द से टूट जाता है। उसे उस हालत में देखकर इनाहो उसे मसाज देने लगती है और तभी हारुको जो जल रही होती है वो भी बीच में कूद पड़ती है। अब दोनों लड़कियां मिलकर टकारू का मसाज कर रही होती है और पास में खड़ी हिमेगामी चुपचाप ये सब देख रही होती है, उसके चेहरे पर वही सीरियस एक्सप्रेशन। हिमेगामी के दिमाग में बार बार वही ख्याल आता है, टकारू की ताकत बिल्कुल उसके बड़े भाई जैसी क्यों लग रही थी। आखिरकार क्यूरियोसिटी उसे मजबूर कर देती है और वो टकारू को डेट पर चलने के लिए इनवाइट कर देती है। अगले दिन दोनों टाउन स्क्वायर में मिलते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि हारुको, इनाहो और कांगो पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे हैं जैसे जासूस। मार्केट में हिमेगामी क्यूट शॉप्स में खो जाती है और इतना सामान खरीद लेती है कि टकारू उसका चलता फिरता शॉपिंग बैग बन जाता है। जब वो कपड़े ट्राई करती है तो उसे टकारू की खुशबू अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है, जैसे उसके बड़े भाई। दोपहर में वो एक छोटे से कैफे में रुकते हैं जहाँ उन्हें सरप्राइज मिलता है। इसूकी वहाँ पार्ट टाइम काम कर रही होती है। दोनों को साथ देखकर वो शर्म से लाल हो जाती है और टकारू को वार्न करती है कि उसका सीक्रेट किसी को ना बताए। खाने के बाद दोनों नदी किनारे घूमने जाते हैं। हिमेगामी इतना एंजॉय करने लगती है कि वो लगभग भूल ही जाती है कि वो यहाँ क्यों आई, लेकिन फिर उसे याद आता है और वो टकारू के सीने पर बने मिस्टीरियस मार्क को चेक करती है। अचानक 3 परेशान करने वाले लड़के सामने आ जाते हैं, वायुत तनाका, अकोबायाशी और शियाओकी यामादा। ये खुद को हिमेगामी फैन क्लब के मेंबर बताते हैं और मान लेते हैं कि वो पूरे टाइम उन दोनों की जासूसी कर रहे हैं। हिमेगामी अब उनकी बकवास से तंग आ चुकी होती है। वो अपने मकेन यासाकानी से 2 शिकिगामी बुलाती है और तीनों को सीधे उठाकर झील में फेंक देती है जैसे कचरा। जैसे ही सब शांत होता है, एक नया खतरा सामने आता है। हेगियामा हिदेरू, एक घमंडी फाइटर, हिमेगामी को चैलेंज करता है। वो अपनी स्नेक जैसी ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन हिमेगामी उसे आसानी से डॉज कर देती है और वो खुद ही मजाक बन जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो सीक्रेट ग्रुप कामागारी से, और वो ब्लैक करता है कि हिमेगामी को हराकर उसे ऑफिशियल मेंबरशिप मिल
जाएगी। अचानक एक और अटैक आता है और बेचारा तकारू बीच में फंस जाता है। ध्यान भटकने की वजह से हिमेगामी और तकारू दोनों झील में गिर जाते हैं और उसी केओस में उनके होठ वाटर के अंदर टकरा जाते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं भीगे और पूरी तरह शर्माए हुए। ये सब देखकर हारुको, इनाहो और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि तकारू में कुछ बदल गया। हेगियामा फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार तकारू पहले मूव करता है। वो एक जोरदार किक मारता है और हेगियामा वहीं ढेर हो जाता है जैसे कोई मक्खी। तकारू के सीने पर बना मार्क तेजी से चमकने लगता है और हिमेगामी को सच्चाई समझ आ जाती है। उसकी ताकत उसके बड़े भाई जैसी ही। तकारू खुद कंफ्यूज होता है, उसे याद भी नहीं होता कि उसने क्या किया। हिमेगामी धीरे से उसके पास आती है और कहती है तुमने मुझे बचाया, और बिना वार्निंग दिए उसे फिर से किस कर देती है। ये सब देखकर हारुको, इनाहो, कांगो और यहाँ तक कि वो भीगे हुए फैन क्लब वाले भी सब शौक में जम जाते हैं। हारुको, जो अब तकारू की हरकतों से तंग आ चुकी होती है, सीधे सीधे कह देती है अब से अपना लंच खुद बनाना और अपनी प्रॉब्लम्स खुद संभालना, क्योंकि अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बाद में इसूकी सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर चकाजा और एक लड़के के बीच आर्म रेसलिंग मैच जज करती है, लेकिन ये मुकाबला कम और कॉमेडी ज्यादा लगता है। थोड़ी देर में स्टूडेंट काउंसिल को एक नई प्रॉब्लम की खबर मिलती है। स्कूल में अचानक रैंडम अटैक्स हो रहे हैं और जिन पर हमला होता है उन्हें अटैकर की कोई याद नहीं रहती। फ्रेंड तकाकी और ट्रेजरर यूका अमाटो तुरंत एक्शन लेते हैं। वो तकारू और सिक्योरिटी कमेटी के सीरियस मेंबर युरुची मनाया को इस मिस्ट्री की जांच का काम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हारुको और सेक्रेटरी हिमाडो को बोरिंग लेकिन जरूरी काम दिया जाता है। बाकी क्लब्स के साथ एनुअल बजट की बात करते हैं। तकारू और युरुची घंटों स्टूडेंट से पूछताछ करते हैं, क्लूज इकट्ठा करते हैं, लेकिन तभी तकारू का पेट इतनी जोर से आवाज करता है कि ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। युरुची उसे स्नैक देती है और थोड़ा आराम करने को कहती है। खाना खत्म करने के बाद तकारू पानी लेने जाता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, कुमी अमो से। वो फ्रेंडली बिहेव करती है और कहती है कि उसे पता है इन अटैक्स के पीछे कौन। तकारू, जो थोड़ा ज्यादा ही भरोसा कर लेता है, तुरंत उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपना नाम बताता है, कुमी अपना मकेन नेफिला यूज करती है, एक यो-यो जो चिपचिपे स्पाइडर वेब्स छोड़ता है। पल भर में तकारू जाल में फंस जाता है और कुमी उस पर हमला करने वाली। तभी युरुची पहुंचती है और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तकारू गलती से उसका नाम बोल देता है और युरुची भी उसी जाल में फंस जाती है। अब दोनों पूरी तरह हेल्पलेस हो जाते हैं। धीरे धीरे सच सामने आता है, ये सारे रैंडम अटैक्स कुमी ने खुद प्लान किए, बस छोटी छोटी दुश्मनी निकालने के लिए, खासकर हाई रैंकिंग बाकी मेंबर्स से। युरुची तकारू को बैकअप बुलाने से मना करती है, लेकिन हारुको को पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है और वो खुद वहां पहुंच जाती है। लड़ाई से निकलती एनर्जी को देखकर हारुको जल्दी ही स्पॉट पर पहुंच जाती है और कुमी के ट्रैप्स को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। कुमी की सेल्फिश हरकतों से गुस्से में हारुको अपना मकैन निकालती है, एक लेजेंडरी ब्लेड। एक ही पल में वो कुमी की पावर्स डिसेबल कर देती है। कुमी फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हारुको एक ही बार में उसका मकैन तोड़ देती है और अगला वार करके लड़ाई खत्म कर देती है। एक बार फिर साबित हो जाता है हारुको स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की है। उधर बाकी मेंबर्स थोड़ा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अभी तक तकारू की कोई खबर नहीं होती, लेकिन हिमेगामी शांत रहती है और कहती है कि चिंता की कोई बात, हारुको ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है और जब हारुको सीरियस मोड में होती है तो पूरे स्कूल में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगली सुबह इनाहो अपनी डेस्क पर सो जाती है और उसे 8 साल पुरानी याद आती है जब वो ट्रेनिंग कर रही थी। वो देखती है कि छोटा सा तकारू पहली बार उसकी तरफ आ रहा है। जब वो जागती है, तकारू उसे याद दिलाता है कि एलिमेंट सेल्फ प्रैक्टिस क्लास शुरू होने वाली है। ये समझते ही कि वो आखिरी लड़की है जो अभी तक रेडी नहीं हुई है, वो जल्दी से चेंज करने भागती है। क्लास के दौरान इनाहो ध्यान से तकारू को देखती है, जो एक छोटे ग्लास बॉल के अंदर फॉग को कंट्रोल कर रहा होता है। ये काम मुश्किल है, लेकिन तकारू के लिए काफी स्मूथ लग रहा होता है। बारूची कैजुअली बोलता है कि ये तो हारुको जैसे लोगों के लिए आसान है, जैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो लोग उस दिन की बात करते हैं जब हारुको ने कुमी को हराया था। तकारू बताता है कि कुमी को ये तक याद नहीं है कि उसने किसी पर अटैक किया था। बाद में मायोरी मिनोरी काय को आगे बुलाती है और एक नई टेक्निक दिखाने को कहती है, जिसे सही तरीके से फॉलो करके कोई भी यूज कर सकता है, इवन बिना मकेन के। जब वो टेक्निक दिखाती है तो उसकी ताकत काय को पूरे कमरे में उछाल देती है जैसे कोई खिलौना, लेकिन काय सही टाइम पर अपना फुल मेटल मकेन एक्टिवेट कर लेता है और किसी तरह खुद को बड़ी चोट से बचा लेता है। दोपहर में जब तकारू जाने वाला होता है, हारुको उसे रोकती है। वो कहती है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में काम, तो क्या वो शॉपिंग कर सकता है। तकारू मान जाता है। रास्ते में उसे इनाहो मिलती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो भी साथ चलेगी और वो तुरंत रेडी हो जाती है खुद के लिए स्नैक्स लेने के। वापसी के रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों टाउन स्क्वायर में रुक जाते हैं। इनाहो धीरे से कहती है कि उसके सपने में भी बारिश हो रही थी, जिससे तकारू कंफ्यूज हो जाता है। वो कोशिश करता है याद करने की कि वो पहली बार कब मिले, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। इनाहो हल्का सा हिंट देती है उनके पास्ट के बारे में, लेकिन फिर भी तकारू को कुछ भी याद नहीं आता। आखिर में वो कोशिश छोड़ देती है और अपनी उदासी को एक छोटी सी मुस्कान के पीछे छुपा लेती है। जब बारिश और तेज हो जाती है तो तकारू डिसाइड करता है कि वो पहले घर चला जाए और इनाहो को वहीं छोड़ देता है। इनाहो चुपचाप वहीं खड़ी रहती है, अपने ख्यालों में खोई हुई। उधर कैंगो नोटिस करता है कि वो पहाड़ों की तरफ जा रही है। वहाँ उसे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिलता है और वो उसे प्यार से उठा लेती है। डॉम में वापस हारुको को कुछ अजीब लगता है जब उसे पता चलता है कि तकारू अकेला वापस आ गया है। हिमेगामी बाहर आती है थोड़ी गुस्से में और तकारू को डांटते हुए कहती है, भले ही तुम्हें अपना पास्ट याद नहीं है, लेकिन तुम्हें इनाहो की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर तकारू को गिल्ट फील होता है। वो तुरंत कैंगो के बताए रास्ते से पहाड़ों की तरफ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे इनाहो की आवाज सुनाई देती है। तभी वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा अचानक उसकी तरफ कूदता है और उसी समय ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरने लगता है। तकारू सही टाइम पर बिल्ली को पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद और पत्थर गिरने लगते हैं। इनाहो तुरंत अपना मेकिन कामुडो इस्तेमाल करके उसे बचाती है, लेकिन खुद थक कर गिर जाती है। तकारू उसे उठाकर सेफली वापस ले आता है और उस बिल्ली का नाम रखता है मोंजी। उसके क्रॉस
जैसे निशान की वजह से। भले ही उसे अपना बचपन का वादा याद नहीं है कि वो इनाहो से शादी करेगा, लेकिन फिर भी टकारू वादा करता है, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर इनाहो के दिल को सुकून मिलता है और एक और खतरनाक दिन यादों के साथ खत्म होता है। इसी बीच एक मर्सनरी ग्रुप वीनस धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा होता है। दूसरी तरफ जुन तगाएशी को केनो से पता चलता है कि टकारू ने पहले 2 लड़कियों की लड़ाई रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा की तरह सब गड़बड़ कर दी और आखिर में हारुको को आकर सिचुएशन संभालनी पड़ी। बाद में जुन टकारू को उसका खुद का मेकिन दे देता है, लेकिन तभी एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। स्कूल के मैदान में एक तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर उतरता है, जिसमें वीनस के मेंबर्स आते हैं। ये जानते हुए कि कौन आया है, जुन तुरंत मिनोरी को ढूंढने निकलता है। वीनस का लीडर है अकाया कोडाई, घमंडी और ऐसा जैसे दुनिया उसी की हो। उसके साथ उसकी वाइस कमांडर डिमिट्रा मीडिया और बाकी मेंबर्स सीरिया उत्सुका, योंगमिंग और चालाक ट्विन सिस्टर्स आयुरु और रीरू सभी मिनोरी के ऑफिस में इकट्ठा होते हैं। तभी मिनोरी को याद आता है कामागरी की वार्निंग कि कुछ एक्सचेंज स्टूडेंट्स आने वाले, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि खुद अकाया आएगा। इससे वो तुरंत सस्पिशियस हो जाती। अकाया सीरियस बनने की कोशिश करता है और कहता है कि कामागरी को शक है कि टेनबी एकेडमी में कोई यामाडा नो ओरोची एक खतरनाक एंशिएंट बीस्ट को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को इम्पोर्टेंट दिखाते हुए कहता है कि उसका मिशन है उस कल्प्रिट को ढूंढना। साथ ही वो ये भी बताता है कि पिछले 2 साल में मेकिन में अजीब और पावरफुल बदलाव आए हैं और हो सकता है कि किसी गॉड बीस्ट की ताकत स्कूल के अंदर ही छिपी हो। मिनोरी ध्यान से सब कुछ सुनती है, लेकिन उसे पता है कि वीनस के साथ डील करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अकाया होता है वहाँ केओस अपने आप आ जाता है। थोड़ी देर में जुन नर्स आकी निजोई और होम रूम टीचर तोमिका अमातो के साथ वहाँ पहुँचता है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट फूरन तकाकी भी अपनी टीम के साथ आ जाती है। अकाया तुरंत सारा काम फूरन पर डाल देता है, जिससे साफ दिखता है कि वो कितना लेजी है। युका अमातो एक्सप्लेन करती है कि वीनस समर ब्रेक तक माकी की मदद करेगा। इसके बाद सभी मेंबर्स एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सीरिया सबसे पहले बोलती है, जिसे देखकर कैंगो को लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। फिर यांगमिंग आगे आती है और घमंड से कहती है, मुझे वीक लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही इसुकी गुस्से में आ जाती है और उसे चैलेंज कर देती है, लेकिन वीनस और माकी के बीच डायरेक्ट लड़ाई अलाउड नहीं होती, इसलिए फैसला होता है वॉलीबॉल मैच से। दोनों साइड से 3-3 मेंबर्स चुने जाते हैं। माकी की तरफ से हारुको, इसुकी और चाचा, और वीनस की तरफ से डिमिट्रा, सीरिया और यांगमिंग। रेफरी होती है आकी निजोई, जबकि बाकी लोग जैसे कि कोदामा, इनाहो और किमाडो साइड से देख रहे होते हैं। अब खेल शुरू होने वाला है और माहौल पहले से ही गर्म हो चुका है। मैच शुरू होते ही माहौल इंटेंस हो जाता है और फूरेन तकाकी स्टेक्स बढ़ा देती है। अगर माकी हार गई तो उन्हें वीनस ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी यांगमिंग चीटिंग शुरू कर देती है अपने मेकिन का इस्तेमाल कर। हारुको गुस्से में आ जाती है और जल्द ही डिमिट्रा भी सीरियस होकर मैदान में उतरती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि हारुको को अपना लेजेंडरी मेकिन मुराकुमो निकालना पड़ता है और उसकी ताकत से पूरा जिम हिलने लगता है जैसे अभी गिर जाए। इसी केओस के बीच टकारू अचानक सीरिया को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। ये देखकर सीरिया को लगता है कि वो उसे एक नाइट की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। आखिर में मैच का कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकलता, किसी को समझ ही नहीं आता कि जीता कौन। तो दोनों मान लेते हैं कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है और फिर एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं साथ में। हालांकि कुछ फेसेस पर मुस्कान थोड़ी फेक होती है। अगले दिन वीनस के मेंबर्स ऑफिशियली क्लासेस अटेंड करना शुरू करते हैं। टकारू जल्दी नोटिस करता है कि सीरिया उसकी ही क्लास में है। जल्द ही उसे पता चलता है कि सीरिया सिर्फ फाइटर नहीं है, बल्कि एक फेमस टीन नेट आइडल भी है। और जिम वाली घटना के बाद सीरिया उसे एडमायर करने लगती है। उसे लगता है टकारू बहुत ब्रेव और नोबल है, बिना ये समझे कि वो वही लड़का है जो आधा टाइम खुद ही ठोकर खाता रहता है। दूसरी तरफ ट्विन सिस्टर्स आयुरु और रीरू हिमेगामी की क्लास में आती है। यांगमिंग अपने ईगो के साथ इसुकी की क्लास में जाती है और डिमिट्रा हारुको की क्लास में। किमाडो हिमेगामी को बताती है कि ट्विंस बाहर से गुड़िया जैसी लगती है, परफेक्ट और शांत, लेकिन अंदर से ट्रबल से भरी हुई। स्पोर्ट्स ग्राउंड पर यांगमिंग फिर से शो ऑफ करती है और लॉन्ग जंप में गौकिन किनुया और इजिजुकी शात्सु दोनों को हरा देती है। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे उसने ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। उधर हारुको नोटिस करती है कि डिमिट्रा कितनी स्मूथली ऑनियंस काट रही है और उसे कहती है कि थोड़ा लाइफ एंजॉय करो, हर वक्त टफ बनने की जरूरत नहीं है। बाद में वीनस के मेंबर्स साथ बैठकर स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं। सीरिया, जो पूरी तरह टकारू पर फिदा हो चुकी है, कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। बाकी मेंबर्स, जो खुद भी शरारती हैं, इस प्लान को तुरंत सपोर्ट करते हैं। अब शुरू होती है प्लानिंग, कैसे हारुको, इनाहो और हिमेगामी को दूर रखा जाए, और इस काम के लिए डिमिट्रा को जिम्मेदारी दी जाती है। अगली सुबह टकारू को अपनी डेस्क के नीचे एक लव लेटर मिलता है। वो घबरा जाता है और जल्दी से उसे छुपा लेता है ताकि कैंगो उसे न देख ले। लंच टाइम में वो चुपके से रेस्ट रूम में जाकर लेटर पढ़ता है, लेकिन कैंगो, जो हमेशा जासूस बना रहता है, सब सुन लेता है और भागकर हारुको और हिमेगामी को बता देता है। लेटर में कोई नाम नहीं होता तो दोनों की इमेजिनेशन दौड़ने लगती है। तभी फूरेन और युका आकर बताते हैं कि क्लॉक टावर के पीछे टेबल्स का ढेर बिखरा पड़ा है। ये सुनकर हारुको और हिमेगामी उधर चली जाती है और उनका ध्यान टकारू से हट जाता है। क्लास के बाद इनाहो टकारू को घर चलने के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन वो पहले ही जा चुका होता है। कैंगो गेस करता है कि वो लेटर में बताए गए मीटिंग प्लेस पर गया होगा और इस बार वो सही निकलता है। इनाहो को नाश्ते में कुछ पेपर बैग्स और एक बड़ा स्टफ्ड टॉय मिलता है, जिसे वो गलती से टकारू समझ लेती है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये सब
सब ट्विंस की चाल है ताकि वो बिजी रहे और सीरिया आराम से डेट पर जा सके। उधर टकारू मीटिंग प्लेस पर खड़ा वेट कर रहा होता है, थोड़ा कंफ्यूज। उसे लगता है शायद कैंगो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन तभी सीरिया सामने आ जाती है और बताती है कि लेटर उसी ने लिखा था। थोड़ा ऑकवर्ड फेल करते हुए भी टकारू डेट के लिए मान जाता है। दोनों स्नैक्स लेते हैं और सीरिया की ब्यूटी की वजह से सबका अटेंशन उनकी तरफ जाता है। फिर सीरिया उसे एक फैंसी हाउस में ले जाती है। उधर हारुको और हिमेगामी टेबल्स वाली जगह की जांच करते हैं और यांगमिंग को स्पाइंग करते हुए पकड़ लेते हैं। इनाहु भी वहां पहुंचती है, अभी भी स्टफ्ड टॉय लेकर, और तब उसे समझ आता है कि वो टकारू नहीं। हिमेगामी का शिकिगामी एक नोट लाता है जिसमें सीरिया की डेट की लोकेशन लिखी होती है। ये जानकर हारुको और इनाहो पैनिक हो जाती है और तुरंत वहां जाने के लिए निकलती है, लेकिन डिमिट्रा उन्हें रोक नहीं पाती। दोनों अंदर घुसती है और देखती है कि टकारू बिल्कुल सेफ और सीरिया खुशी खुशी गा और नाच रही। तभी सबको समझ आता है कि SNM का मतलब सिर्फ सॉन्ग एंड म्यूजिक है, कोई गड़बड़ नहीं, बस एक नॉर्मल डे। उधर कैंगो और टकारू चुपके से खिड़की के नीचे झांक रहे होते। उनके चेहरों पर बच्चों जैसी एक्साइटमेंट होती। उनके दिमाग में तो पहले ही कोई वाइल्ड सीन चल रहा होता है जो बाद में एक लेजेंडरी स्टोरी बनेगा। कैंगो किसी सस्ती एक्शन मूवी के हीरो की तरह डायलॉग मारता है और कहता है, हम 10B एकेडमी सिर्फ पढ़ने या स्ट्रॉन्ग बनने नहीं आए हैं। कैंगो के मुताबिक उनका असली सपना हमेशा बहुत सिंपल था, हर दिन स्कूल लाइफ को मजे से जीना, जोर जोर से हंसना और ट्रेनीज की तरह बोरिंग लाइफ जीने के बजाय किंग्स की तरह रहना। टकारू ये सुनते ही तुरंत हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि ये आइडिया उसे भी परफेक्ट लगता है। वो कहता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हम इस सपने को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 10B एकेडमी हमारे लिए किसी हेवन से कम नहीं होनी चाहिए, ना कि कोई स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कैंप। 3 दिन पहले कैंगो ने लड़कों की एक सीक्रेट मीटिंग रखी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और बोलता है कि हालात अब अनफेयर हो चुके हैं। उसके मुताबिक लड़कों पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं और लड़कियां हर चीज कंट्रोल कर रही हैं। वो पूछता है, क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? सभी लड़के एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं। कैंगो फिर कहता है, अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो अपनी फ्रीडम वापस ले सकते हैं। इसके बाद वो सीधे स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाता है और प्रेसिडेंट फ्यूरन तकाकी के सामने साइंड पेपर्स का ढेर पटक देता है। फ्यूरन थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है तो कैंगो प्राउडली कहता है, ये लड़कों की आवाज है, उनकी फीलिंग्स है। वो एक्सप्लेन करता है कि लड़के नाराज हैं क्योंकि लड़कियों ने अलग स्विमिंग क्लासेस की डिमांड कर दी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक आइडिया देता है, स्कूल पूल में चिकन फाइट कंपटीशन। फ्यूरन, जिसे केओस पसंद है, तुरंत इस आइडिया को अप्रूव कर देती है। जल्द ही इवेंट शुरू हो जाता है। फ्यूरन जज बन जाती है, यूका अमाटो लाउड कमेंटेटर बनती है और किमाडो सारे रिजल्ट्स केयरफुली नोट करती है। बैटल्स शुरू होती है और काफी रफ होती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं। आखिर में सिर्फ टकारू और सीरिया बचते हैं। सीरिया अपनी पूरी ताकत छोड़ती है और पूरे पूल में एक बड़ी वेव बना देती है। टकारू उस पानी पर ऐसे आगे बढ़ता है जैसे तूफान में उड़ता हुआ पत्ता। तभी डिमित्रा खिड़की की तरफ देखकर अचानक रुक जाती है, जैसे किसी को देख लिया हो। इधर सीरिया तेजी से आगे बढ़ती है और सीधा टकारू से टकरा जाती है। ये देखकर हारुको गुस्से से लाल हो जाती है, जबकि सीरिया मजाक में टकारू से चिपक जाती है। बस यही डिस्ट्रैक्शन टकारू के काम आ जाता है। वो तुरंत सीरिया का हेडबैंड छीन लेता है और मैच जीत जाता है। लड़के खुशी से झूम उठते हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। बाद में कोएड स्विमिंग क्लास में लड़के बड़े एक्साइटमेंट के साथ आते हैं। उन्हें लगता है कि आज तो पैराडाइज मिलेगा, लेकिन अचानक सारी लड़कियां इनविजिबल हो जाती हैं क्योंकि कजाशिरो अपना कमीलियन मैकिन इस्तेमाल करता है। लड़के खाली पूल को देखते रह जाते हैं और उनके सारे सपने वहीं टूट जाते हैं। अगले दिन टकारू और कैंगो पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं। काफी दिनों बाद थोड़ी शांति मिली होती है। टकारू इधर उधर देखता है और अचानक एक महिला को खिड़की के पास खड़ा देखता है। कैंगो तुरंत अपना स्टूडेंट लिस्ट निकालता है और उसका नाम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं मिलता। अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। उधर फ्यूरन हारुको से क्वाइटली बात करती है। वो बताती है कि वीनस का एक और मेंबर एकेडमी में आ चुका है और हारुको को जल्दी ढूंढने का ऑर्डर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो सर्च शुरू करे, पास से एक शांत आवाज सुनाई देती है। इधर टकारू और कैंगो पूरे कैंपस में उस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जल्द ही उन्हें सच्चाई पता चलती है। वो लड़की पहले से ही रूफटॉप पर हारुको के साथ खड़ी होती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मार्था मनरवा, और अपनी स्किल दिखाते हुए बिना आंखें खोले ही अपने आसपास की हर चीज महसूस कर लेती है। बाद में टकारू 2 स्टूडेंट्स को जोर जोर से लड़ते हुए देखता है। एक है ओधिमे यामो, जिसे क्रीपी ट्रिक्स पसंद है, और दूसरा है शो टाचिनामी, जो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो लड़ने का फैसला कर लेते हैं, और दुख की बात ये कि टकारू को विटनेस बना देते हैं। टकारू मजबूरी में मान जाता है और कैंगो को हेल्प लाने भेज देता है। लड़ाई शुरू होती है। शो पहले अटैक करता है अपने मैकिन क्वेस्टो से, जो एनिमी को अपनी तरफ खींचता है। ओधिमे जवाब देती है अपने डॉल हाउस से, जो वूडू डॉल्स के जरिए सामने वाले को कंट्रोल करता है। शुरुआत में शो जीतने के करीब होता है, लेकिन उसका गुस्सा उसे केयरलेस बना देता है। वो फिर से बिना सोचे समझे अटैक करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ओधिमे को परफेक्ट मौका मिल जाता है। उसका डॉल हाउस शो को पूरी तरह ट्रैप कर लेता है। गेनॉन प्राउडली अनाउंस करता है, ओधिमे जीत गई। लेकिन ओधिमे यही नहीं रुकती, वो आगे बढ़कर शो का हाथ तोड़ने की कोशिश करती है। अब
हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तकारू ये सब और नहीं देख पाता और सीधे बीच में कूद पड़ता है, लेकिन ओधिमे तुरंत उसे भी ट्रैप कर लेती है। सबको शॉक तब लगता है जब तकारू उस कर्स के अंदर होते हुए भी थोड़ा सा हिल पाता है। तभी अचानक मार्था मनरवा वहाँ आ जाती है और आते ही ओधिमे की पावर पूरी तरह बंद हो जाती है। इसी दौरान अकाया कोडाई भी वहाँ पहुँचता है और रिवील करता है कि ओधिमे कामागारी के चीफ उकेन की ग्रैंड डॉटर है। ये सुनते ही ओधिमे समझ जाती है कि अब पीछे हटना ही बेहतर है और वो वहाँ से रिट्रीट कर जाती है। बाद में फ्यूरन तकाकी तकारू को वार्निंग देती है, अगर तुम अगला एलिमेंट एग्जाम भी फेल हुए तो केनबू क्लब में तुम्हारी जगह चली जाएगी। इसलिए मार्था एक रैम नाइट ऑर्गेनाइज करती है, जबकि तकारू श्राइन पर जाकर ट्रेनिंग करता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो अपने एलिमेंट को कंट्रोल करना सीख जाता है। रात के समय मार्था हिमेगमी से मिलती है और उसे बताती है कि कामागारी तकारू पर नजर रख रहा है। वो कहती है कि तकारू की स्पिरिचुअल वेव्स हिमेगमी की जैसी हैं। अगले दिन तकारू एग्जाम पास कर लेता है और एक और बड़ी मुसीबत से बच जाता है। कुछ दिनों बाद तकारू को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है उसके मैकिन के बारे में बात करने के लिए। अंदर जुन तगायाशी और मिनोरी उसके साथ बैठते हैं और उसे सच्चाई बताते हैं। वो समझाते हैं कि तकारू का मैकिन ओवरब्लो बाकी पावर से अलग, ये बाहर से अटैक नहीं करता बल्कि दुश्मन के अंदर से काम करता है। जैसे ही अपोनेंट अपना मैकिन एक्टिवेट करता है, तकारू उसकी पावर को अंदर से डिसरप्ट कर सकता है। इससे दुश्मन की ताकत कंट्रोल खो देती है और वो हेल्पलेस हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, ये एबिलिटी तभी काम करेगी जब सामने वाला अपना मैकिन यूज कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो ओवरब्लो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसके थोड़े समय बाद माकी के सभी मेंबर्स समर ट्रेनिंग कैंप के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी फ्यूरन एक बुरी खबर देती, स्कूल का बजट लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए सभी को कैंप का खर्चा अपनी जेब से देना पड़ेगा। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, खासकर उन लोगों के जिनकी जेब पहले से ही खाली है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि मिनोरी नोटिस बोर्ड पर एक चमकदार पोस्टर लगा रही है। ये पोस्टर एक मेड कैफे इवेंट का होता है जहाँ इस्तुकी पहले से काम कर रही होती है। कैफे को कुछ टेम्पररी हेल्पर्स की जरूरत होती है। पैसों की सख्त जरूरत के चलते पूरी टीम तुरंत इस काम के लिए साइन अप कर देती है। जल्द ही मेड कैफे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भीड़ के साथ केओस भी बढ़ जाता है। इस्तुकी अपनी नॉर्मल शिफ्ट के लिए आती है और बाहर लंबी लाइन देकर लगभग बेहोश हो जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि बाकी माकी मेंबर्स पहले से ही काम में लगे हुए हैं और किसी तरह उस केओस को संभाल रहे हैं। इसी बीच ओधिमे चुपके से सब देख रही होती है। वो प्लान करती है कि इस भीड़ भाड़ के दौरान एक हिडन ड्रग टेस्ट करे और साथ ही तकारू की ताकत को भी स्टडी करे। कैफे में ऑर्डर्स लगातार आते रहते हैं और शोर कभी कम नहीं होता। इनाहो भागते भागते गलती से फ्यूरन और यूका से टकरा जाती है। तकारू तुरंत उसे संभालता है क्योंकि वो अपसेट लग रही थी। इसी दौरान चाचा एक बेवकूफी भरा मिल्क जोक मारता है जिससे हारुको इरिटेट हो जाती है और गुस्से में बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। ओधिमे सीक्रेटली किसी को उस पर अटैक करने भेजती है। शुरुआत में सबको लगता है कि हारुको को बस थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन कुछ मिनट बाद भी वो वापस नहीं आती तो तकारू उसे ढूंढने निकलता है। बाहर अचानक एक अटैकर हारुको पर हमला करता है। हारुको अपना हेवन गेट एक्टिवेट करती है, लेकिन दुश्मन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मजबूर होकर हारुको को अपना मुराकुमो इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी तकारू वहाँ पहुँचता है और एक और अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन अटैकर उसे दूर भेज देता है। अचानक इस्तुकी वहाँ आ जाती है और अटैकर को नॉकआउट कर देती है। जब मास्क हटता है तो पता चलता है कि अटैकर कैथरीन है, कैफे की मैनेजर जिसे कामागारी ने कंट्रोल किया हुआ था। जुन बताता है कि कामागारी पहले भी टेनबी एकेडमी पर कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। हालांकि वो प्लान फेल हो गया था, लेकिन ओधिमे अब भी रुकने वाली नहीं है। जल्द ही उसकी बहन किकियो भी आ जाती है, जो उसके डेंजरस प्लान्स में उसका साथ देने के लिए तैयार है। अगली सुबह हारुको रोज की तरह स्कूल की तरफ जाती है, लेकिन गेट के पास पहुंचने से पहले ही उसे कोई पकड़ लेता है और जबरदस्ती खींच कर ले जाता है। कुछ ही देर में उसे एक छिपे हुए कामागारी बेस में ले जाया जाता है। उधर तकारू और हिमेगमी केनबू ऑफिस में पहुंचते हैं, ये सोचकर कि हारुको वहीं मिलेगी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है हारुको गायब है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि हारुको तो पहले ही निकल गई थी ये कहकर कि उसे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में काम है। तकारू और हिमेगमी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो दोनों चुपचाप उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। हिमेगमी कहती है अभी ये बात बाकी लोगों से छुपा कर रखते हैं, वरना सब पैनिक हो जाएंगे। उधर हारुको एक अजीब सी जगह पर होश में आती है। उसके सामने ओधिमे खड़ी होती है, लेकिन इस बार वो अलग लग रही होती है, जैसे खुद अपने ही मेकन के कंट्रोल में हो। इधर सर्च करते हुए तकारू की मुलाकात इनाहो से होती है। वो उसे एक प्रोटेक्टिव चार्म देती है क्योंकि उसे लगता है कि हाल ही में उसके आसपास खतरा बढ़ गया है। इनाहो हल्के से कहती है मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दूसरी तरफ जुन तगायाशी अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो तकारू के पिता के साथ मेकन यूजर्स हुआ करता था। वो और मिनोरी दोनों परेशान होते हैं क्योंकि कामागारी के खिलाफ लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। मिनोरी कहती है कि शायद उनके पुराने टीचर को पहले से पता था कि ये सब होगा, इसीलिए उसने तकारू को तेनबी एकेडमी भेजा। अचानक एक मिस्टीरियस औरत तकारू के सामने आती है। वो कहती है अगर हारुको को बचाना है तो तुम्हें अमनोहारा जाना होगा, और ये बताने के बाद कि वो कामागारी से है वो वहीं गिर पड़ती है। तकारू बिना समय गवाए अमनोहारा पहुंच जाता है, जहां उसका सामना होता है किकियो
किकियो से। किकियो बिना देरी किए उस पर हमला कर देती है। उसकी स्पीड बेहद खतरनाक होती है। लड़ाई के दौरान तकारू एक पत्थर से टकराता है जिस पर वही निशान बना होता है जो उसके सीने पर है। अचानक उसे अपनी माँ की याद आती है जो कहती थी असली ताकत वो होती है जो दूसरों की रक्षा करे। ये याद आते ही तकारू के इमोशंस फट पड़ते हैं और उसके अंदर से पावरफुल ऑरा निकलता है जो जमीन तक हिला देता है। लेकिन ये ताकत कुछ और भी जगा देती है। एक अंधेरी शक्ति यमादा नो ओरोची की स्पिरिट जागने लगती है। अमनोहारा के आसपास बने निशान चमकने लगते हैं और माहौल डरावना हो जाता है। तकारू उस रॉ एलिमेंटल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। उधर कमागारी बेस में ओडिमे गोकेन को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि अब अनकंट्रोलेबल तकारू टेनबी एकेडमी को खुद ही तबाह कर देगा। इसी बीच पजेस्ड तकारू स्कूल यार्ड में पहुंच जाता है और सब पर हमला करने लगता है। हिमेगमी, इसुकी, इनाहो और बाकी सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उधर वीनस के मेंबर्स हरुको को रेस्क्यू करते हैं और उसे तुरंत वहां से टेलीपोर्ट कर देते हैं। हरुको मुराकुमो के साथ तैयार होकर मैदान में उतरती है। वो तकारू के सामने खड़ी होती है पूरी तरह शांत। फिर एक ही बार में वो उस अंधेरी शक्ति को काट देती है और तकारू को आजाद कर देती है। सबके दिल में राहत भर जाती है। तभी किकियो सामने आती है और तकारू को कमागारी ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन तकारू बिना सोचे समझे मना कर देता है। मैकी और केनबू के मेंबर्स आगे बढ़ते हैं तो किकियो पीछे हट जाती है और जाते जाते एक वार्निंग देकर चली जाती है। और अब धीरे धीरे टेनबी एकेडमी की जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगती है।